हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ गाइस। आज जो है हम क्लियर करने वाले हैं MHI 5 का यूनिट नंबर 34, जिसका नाम है निरोधकीकरण। इसके जो है विभिन्न दृष्टिकोण दिए गए हैं इसके अंदर, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, आज जो है हम थोड़ा अलग तरीके से करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में हम पहले सब चीज़ लिखते थे, अब हम वो चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ बिना लिखे ही डायरेक्ट इसी चीज़ करेंगे, और यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से लेक्चर होगा। तो इसमें हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी आती है प्रस्तावना, फिर आता है आरंभिक राष्ट्रवादी विचार और उसके आलोचक, ठीक है, यानी आलोचना करने वाले जो हैं। उसके बाद आता है हमारा 1968 का निरोधकीकरण संबंधी विवाद जो विवाद हुआ उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा निरोधकीकरण की प्रक्रिया के क्षेत्रीय विभेद। इसके क्षेत्रीय विभेद पढ़ेंगे, जिसके 2 पॉइंट है, दक्षिण भारत में निरोधकीकरण और साथ साथ ही पश्चिम और मध्य भारत में निरोधकीकरण, ठीक है। ये दोनों इसके पॉइंट इसके अंदर दर्शाए गए हैं, इन दोनों को भी हम क्लियर करेंगे। साथ साथ में कुछ और पॉइंट भी हैं इसके अंदर, जैसे निरोधकीकरण और रोजगार पर प्रभाव, यानी कि निरोधकीकरण का रोजगार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, साथ साथ ही निरोधकीकरण पर नवीन लेखन, इन सब चीज़ों को इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा। और ये थोड़े अलग तरीके से वीडियो बनाई जा रही है, लेक्चर के तरीके से बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा, बाद में कमेंट करें कि आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? तो देखिए 19वीं शताब्दी के जो लेखक थे उन लोगों ने मुख्य रूप से इस चीज़ को मतलब सामने ला के रखा, किसको? निरोधकीकरण को। उन लोगों का मतलब ये एक तरह से मुख्य मुद्दा रहा, और इन्होंने बताया कि कारीगर उत्पादन का जो पतन हुआ, यानी कारीगर जो भी चीज़ों का उत्पादन करते थे उनकी स्थिति कैसे खराब हुई, कटाई करने वाले कारीगर हो गए या फिर बुनकर हो गया, तो इन सब की जो आय था, जो इनका जो इनकम सोर्स था, उन सब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया ब्रिटेन को। ब्रिटेन में निर्मित सूती कपड़ा और यहाँ निर्मित वस्तुओं की जो बाढ़ आई, ठीक है। ब्रिटेन में एक तो जो सूती कपड़ा बनता था और साथ साथ ही यहाँ जो निर्मित वस्तु थी, और यहाँ पे जो है इन सब वस्तुओं की एकदम से बाढ़ आती चली गई। इसका ये मुख्य कारण बना पतन होने का, इन सब चीज़ों का पतन होने का ये मुख्य कारण बना। इसमें जो है कुछ राष्ट्रवादी लेखक भी हैं या फिर हम नेता कह सकते हैं, जिसमें गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, तिलक आदि इसके अंदर आते हैं। इन लोगों ने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं दर्शाया है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वदेशी कपड़े अपनाओ, भारत के ही कपड़े बने हुए पहनो, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों में विचार उन सब चीज़ों के देखने को मिलते हैं। और साथ साथ ही जो राष्ट्रवादी लेखक थे, यानी कि यही जो लेखक जिनका मैं नाम बताया, इन लोगों ने ये भी बताया कि ब्रिटेन ने जो है भारत को इस चक्कर में फंसा लिया था। ये एक तरह से ट्रैप था जिसमें भारत फंस चुका था। अब जो भारत में मशीन लग रही थी, इनका उत्पादन जो भी हो रहा था वो ब्रिटेन को भारत से आयातित होते थे। यानी कि एक तो मशीन थी जो भारत में लगाई जा रही थी, जो कि अंडर काम किसके कर रही थी? ब्रिटेन के अंडर में वो सारी मशीनें काम कर रही थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो मशीनें नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कीमती मशीनें थी, वो उन्होंने अपने वहाँ पर लगाई। साथ साथ ही हम वहाँ से कपड़ा खरीदते रहे अपने देश के लिए, यानी कि हम वहाँ से आयात करते रहे चीज़ को। तो इस तरह जो है भारत आयातक ही बना रहा, वो निर्यात नहीं कर पाया, अपने यहाँ से सामान बेच नहीं पाया, दूसरे के यहाँ से सामान खरीदता ही रहा। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और भारत जो है कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सका। इससे यहाँ पे हमें पतन की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे हम कृषि में भी हम यही चीज़ देखते हैं, कृषि भी निर्यातक बना रहा वो, ठीक है। कृषि का निर्यातक भी वो बना रहा, कृषि के लिए भी वो चीज़ें बाहर से ही खरीदता था। ये सब परिणाम जो थे काफ़ी ज़्यादा भयंकर साबित हुए। अब इनके कुछ मुख्य कारण भी थे, जैसे कि इन चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ा। बुनकरों की आय जो थी उनकी दिशा यानी कि बिल्कुल दयनीय हो गई, दया करने वाली जो उनकी दिशा थी वो हो गई। साथ साथ ही कृषि पर अत्यधिक निर्भरता यहाँ देखने को मिलती है। जनसंख्या के जीवन स्तर में गिरावट देखने को मिलती है। आम जनसंख्या के जो नॉर्मल लोग थे उन लोगों की जनसंख्या का भी हमें कम देखने को मिलती है इस वजह से। साथ साथ ही यहाँ पे हमें अकाल भी देखने को मिलता है। और मुख्य जो कारण है इसका, हम कह सकते हैं कि भारत का जो उद्योग था वो पूरा विनाश हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने जो है मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया। मुक्त व्यापार की नीति क्या थी? यानी कि अब जैसे हम बात करें, भारत से कुछ कपड़ा बाहर लेकर जाना है तो उनके पास टैक्स नहीं लगता था, हम उसको वो यानी कि डायरेक्टली लेकर जाते थे। पर लेकिन अगर हमें ख़रीदना होता था तो हमें टैक्स देना पड़ता था उस चीज़ का, ठीक है। तो ये था इनकी मुक्त व्यापार की नीति, जिनसे उनको ही फ़ायदा होता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को। सूती कपड़े के उत्पादन भारत में बिना सीमा शुल्क लाए जाते थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उनके ही अंडर में काफ़ी हद तक चलती थी।
ठीक है, ये हमारा आता है प्रस्तावना के अंदर। अब आता है राष्ट्रवादी, आरंभिक राष्ट्रवादी विचार और उनके आलोचक कौन कौन से हैं। भारत में अगर हम निरुद्योगीकरण की बात करें तो इसका टाइम पीरियड बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे कैसे मतलब शुरू होता है। ये इसका आलोचना का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। और ये भी काफ़ी हद तक एक विचार मतलब कह सकते हैं कि विषय विवाद का ही रहा है कि मतलब किस टाइम पे बिल्कुल सटीक हम इसको डेट दें, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ये है आलोचना। और दूसरी बात 19वीं सदी के शुरू में बताया गया है या फिर उसके अंत में बताया गया है, 20वीं सदी के अंत में। ये यहाँ पे कुछ विचारक हैं, इन्होंने बताया है। साथ साथ ही कुछ यहाँ पे किताबें भी हैं जो लोगों ने लिखी, जैसे इंडिया टुडे लिखी गई है यहाँ पे आर.पी. दत्त द्वारा 1957 में। इन किताबों के अंदर भी यही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। और साथ साथ ही भारत में निरुद्योगीकरण का समय जो है 1857 के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन इन राष्ट्रवादी लेखकों की आलोचना को तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। यानी कि अगर हम देख लें यहाँ पे तो 1857 में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टाइम पीरियड पर, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसके अंदर और बिल्कुल स्पष्ट आज भी नहीं बता पाया है कोई इसको। परंतु जो इसका जोरदार ढंग से विरोध हुआ वो हमें देखने को मिलता है 1881 से लेकर 1913 के बीच, ठीक है। यानी कि 1857 में हम एक बार को कह सकते हैं कि शुरू हुआ, और लेकिन 1881 से लेकर 1931 के बीच में जो है इसकी जनगणना हुई थी। यहाँ पे हम बात करें तो इसकी जो जनगणना हुई उसमें जो जितने भी व्यवसाय हो या फिर जो भी जनगणना आधार किया गया उसमें जो है इसके आंकड़े बिल्कुल गलत बताए गए थे, ठीक है। यानी कि 1881 में जनगणना रिपोर्ट में ये जो आंकड़े थे ये सब गलत बताए गए। तो ये है इसके आलोचकों की, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक 1968 का निरुद्योगीकरण संबंधी विवाद। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1968 की, तो यहाँ पे देखिए कुछ विवाद हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जो कुछ ब्रिटिश लेखक भी हैं वो उन लोगों का कहना है कि वो लोग कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी लेखक की जो विचारधारा है वो उस चीज़ से सहमत नहीं है, यानी कि वो उनकी आलोचना करते हैं, ठीक है। ये इनकी आलोचना करते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा की या फिर इनके लेखकों की, ठीक है। एक ही बात है वैसे। इन लोगों का कहना है कि भारतीय लेखक ने भारत में वस्त्रों की बाजारों की अनदेखी करते हुए भारत में ब्रिटिश निर्यात के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। यानी कि इन लोगों का कहना ये है सीधे सीधे तौर पे कि जितना यहाँ पे दिखाया गया है भारत के लोगों ने, राष्ट्रवादी लेखक ने जितना भी दिखाया है उन्होंने इसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के दिखाया है। ऐसा लेखक ये ब्रिटिश लेखक कहते हैं, ठीक है। यानी इनकी आलोचना करते हैं ब्रिटिश लेखक। ऐसे लेखकों की अगर हम बात करें तो इसमें मॉरिस डेविस, ठीक है, ये नाम है एक, इनका हम नाम ले सकते हैं जिन्होंने सीधे तौर पे इनको कहा है। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भारत के जो लेखक हैं उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हम मानते हैं मतलब मॉरिस ये तर्क भी देते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि भारत में घरेलू बाजार का विस्तार बढ़ा और चूँकि यह विस्तार जनसंख्या में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, लोगों की जो है यहाँ पे क्रिया शक्ति भी बढ़ी, यानी कि यहाँ पे लोग बाग सब निर्भर रहे, यहाँ ये कहते हैं ब्रिटिश का लेखक। तो देश में जो है मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात का भारतीय परंपरागत कारीगरी उद्योग पर बहुत कम या ना के बराबर पतन हुआ होगा। यानी कि इनका कहना ये है सीधे सीधे तौर पे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बाज़ारों का विस्तार भी हमें देखने को मिलता है, साथ साथ में जनसंख्या की वृद्धि भी देखने को मिलती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता थी वो भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। पर लेकिन इनका कहना यह है कि जितने पतन की स्थिति वो बताते हैं राष्ट्रवादी लेखक, इतना यहाँ पतन नहीं हुआ, वो लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। पर लेकिन मॉरिस के जो है इस मत के ऊपर, इस विचार के ऊपर भारतीय लेखक हैं विपिन चंद्रा, तपन रॉय चौधरी आदि ऐसे कुछ लेखक हैं, इन्होंने इसकी मतलब आलोचना की, इसकी मॉरिस की आलोचना की है। उन्होंने अपनी किताब लिखी है इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, जो कि 1968 में लिखी गई है। इस किताब में खुल के इन्होंने इनकी आलोचना की है। और साथ साथ ही नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है, इनका कहना है कि जनसंख्या बढ़ जाने से घरेलू बाजार का थोड़ा बहुत विकास तो हुआ, लेकिन ऐसे सबूत बहुत कम है जो ये साबित कर सके कि 19वीं शताब्दी में प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई, ये लोग कहते हैं, ठीक है। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग में परिवर्तन हुए, ये लोग यहाँ मानते हैं कि परिवर्तन हुए, लेकिन इसको विकास मानना सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लोग ये कहते हैं उससे वहाँ उत्पादन में आने वाली लागत में भी कमी होती चली गई और साथ साथ ही उत्पादन के देशों में एक तरह से बाढ़ सी आती चली गई।
भारत में जो है आयातित सूती कपड़ा कम लागत पर पैदा करने में मदद मिली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितना भी भारत में कपड़ा बनाया जा रहा था, बुना जा रहा था, उसको यहाँ पे बनाने में मदद तो साबित हुई, लेकिन विपिन चंद्रा यह मानते हैं इसमें कि सूत के आयात को बने हुए वस्त्र के मुकाबले अनुपात काफ़ी कम था यहाँ पे, यानी कि ये थोड़ा बहुत मतलब इनका रिश्ता दोनों का सेम से ही हमें देखने को मिलता है। विपिन चंद्रा का कहना है कि 1869 से लेके 1879 के बीच में कपड़ों का आयात 25.5 मिलियन स्टर्लिंग बढ़ा। यहाँ पे इतना मिलियन बढ़ सकता है, ठीक है, इनका कहना है कि इतना बड़ा, जो कि कम से कम 12 गुना वृद्धि यहाँ पे दर्शाता है। जबकि अगर सूत की अगर हम बात करें तो सूत का केवल 1.8 मिलियन स्टर्लिंग बढ़ा यहाँ पे, ठीक है, यानी सूत यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में बढ़ा, जो मात्रा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना ही इसकी होती है, जिसकी यहाँ बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। ब्रिटिश बुनकरों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी थी, लेकिन भारतीय बुनकरों की उत्पादन क्षमता लगातार कम होती जा रही थी, यानी कि ब्रिटिश की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिन ब्रिटिश का यानी काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस चीज़ में, पर लेकिन जो भारतीय बुनकरों का जो उत्पादन क्षमता थी वो लगातार कम होती जा रही थी। ब्रिटिश की तरफ से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम कह सकते आई, लेकिन भारतीयों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पे तपन रॉय चौधरी हैं जो कि मॉरिस के आलोचक हैं। मॉरिस कौन था? जो कि हम बात करें ब्रिटिश का लेखक, ठीक है, तो ये भी सीधे मॉरिस की आलोचना करते हैं। तपन राय चौधरी नाम से आपको पता चल रहा हो कि ये इंडिया के लेखक हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा है कि भारतीय उद्योग व बुनकरों का विकास जो है ब्रिटेन से आयातित माल के संबंध में उल्लेखनीय है। इन्होंने भी बिल्कुल वही बात बोली है जो कि हम पहले देखते हैं विपिन चंद्रा या फिर तपन राय चौधरी ने बोली, ठीक है, वैसे तपन राय चौधरी ही हैं। और इन्होंने ये भी बात बिल्कुल बोली है स्पष्ट कि यह एकदम नहीं हुआ जैसे इन्होंने बताया। ये प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय तक चली और चलते चलते एंड में हमें ये निष्कर्ष देखने को मिलता है। साथ साथ ही हस्तशिल्प उत्पादन जो हाथ से बनाए जाते थे, उद्योग वगैरह जो थे, ठीक है, इसको ये कहते हैं कि 20वीं शताब्दी तक ये काफ़ी हद तक जीवित रहा। उसके बाद इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है फ़िलहाल इतना ही है इसमें, लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी बताया गया कि कुछ इतिहासकार इसमें ये भी मानते हैं कि हस्तशिल्प क्षेत्र में भिन्न भिन्न उद्योग का अपने अपने पथ होता है, यानी अपने अपने तरीके से होता है। इसमें कुछ का विनाश होता है तो कुछ का विकास होता है। जैसे कि जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम 2 उद्योग लगाएं तो एक का ऐसे भी हो सकता है विनाश भी हो और एक का ऐसे हो सकता है विकास भी हो। लेकिन कुछ नए उद्योग थे मशीनों के द्वारा लगाए गए, उनके उपकरणों के माध्यम से ये चीज़ें सामने उभरती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारा निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय विभेद। यहाँ पे कुछ हमें विभेद देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 पॉइंट दिए गए हैं इसके, पर इससे पहले इसकी प्रक्रिया का विभेद पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 20वीं शताब्दी में निरुद्योगीकरण के हमें कुछ ज़्यादा प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। साथ साथ ही यहाँ पे जो है हस्तकरघा उद्योग का कपड़ा उत्पादन के घरेलू में बाजार में बढ़ जाता है। यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है 20वीं शताब्दी में, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस चीज़ को हम दर्शा सकते हैं 1911 और 1931 के बीच की जनगणना के आधार पर देखा गया है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि सूती, रेशमी और ऊनी जो बुनाई थी उन उद्योगों में काफ़ी गिरावट देखने को हमें मिलती है। और यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन जो भी बनते थे, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और साथ साथ ही तेल निकालने वाले ठटेरे हो गए या फिर चावल कूटने वाले व्यवसाय में भी कमी देखने को मिलती है। लकड़ी, धातु, चमड़ा उद्योग, इन सब में ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। बाकी सब चीज़ में हमें यहाँ पर काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिलता है। ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं की जो बाढ़ भारत में आई थी, यानी कि ब्रिटिश जो मशीन से कपड़ा बनता था यानी कि जो वस्तु होती थी उसकी जो बाढ़ आई भारत में एक तरीके से, उससे जो है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो हुआ वो हुआ भारत का, और साथ साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था का, पूर्वी भारत का, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ और साथ साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई, हम ये चीज़ कह सकते हैं। अगर हम कारीगरों की बात करें तो कारीगरों की यहाँ पर दयनीय दशा जो है हमें प्लासी के युद्ध के बाद शुरू होती हुई दिखाई देती है। और 19वीं शताब्दी में वस्त्रों का निर्यात भी बंगाल में लगातार कम होता चला गया, ठीक है, जिससे यहाँ पे हमें ख़त्म चीज़ों को देखने को मिलती है। पर लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे का काफ़ी विस्तार किया, ठीक है। रेलवे ने जो है अपनी काफ़ी प्रतियोगिता इसमें दर्शाई है, इससे रेलवे के विस्तार को बढ़ावा मिला और जो बम्बई की भारतीय मिल थी वो आसानी से राजस्थान माल भेजा जाना संभव हुआ। इस चीज़ से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा माल मात्रा में ले जाया जा सकता था।
ठीक है। और साथ साथ ही यहाँ से जो है कपास यानी कि कॉटन यानी रुई यहाँ से अन्य देशों में भेजा जाने लगा था। अगर हम निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया में 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला दक्षिण भारत में निरुद्योगीकरण, दूसरा पश्चिमी और मध्य भारत में निरुद्योगीकरण। सन 1875 में मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंक्वायरी के आधार पर यह बात कही गई कि पिछले 25 साल में जो है दक्षिण भारत में करघों तथा बुनकरों की संख्या बढ़ गई। करघा वो होता था जिससे जो है धागा बनाया जाता था, सूत जो काटा जाता था उसके ऊपर वो लपेटा जाता था। ठीक है, ये जो है सूत बनाने में काम आता था। करघा भी कह सकते हैं, करघो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, साथ साथ ही बुनकरों की जो संख्या थी उन दोनों में यहाँ वृद्धि देखने को मिलती है। करघों की संख्या जो है यहाँ पे 20 से लेके 25% तक बढ़ी। लेकिन भारतीय वस्त्र उद्योग का जो भाग्य था वो कृषि उत्पादों और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले घरेलू बाजारों के विस्तार पर निर्भर करता था, जो कुछ इस प्रकार था, जिसमें अकाल, महामारी और साथ साथ ही जिन्हें लघु उद्योग के संकट भी कहा जाता है। लघु उद्योग का संकट मतलब होता है छोटे स्तर का संकट भी कहा जाता है। ये बुनकरों के लिए जो है मृत्यु या फिर घर न रहना, आप्रवासन या फिर दरिद्रता को लेके आते हैं। सूत के मूल्य में जो वृद्धि हुई थी, यानी कि जो सूत बनता था उसके प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, वह भी भारतीय बुनकरों की कमर तोड़ देता था। ये सब चीज़ें थी जो मतलब भारतीय बुनकरों की कमर तोड़ देती थी। साथ साथ ही दक्षिण भारत के हिस्से की बात की जा रही है। 1830 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की कई व्यापारिक बस्तियां बंद हो गई तो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में भी वस्त्रों के निर्यात में कमी आई, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस निवेश को हटा लिया गया यहाँ से। ठीक है, हटा लिया जाने से यह हुआ कि उत्तम प्रकार का कपड़ा जो है बनना बंद हो गया, क्योंकि भारत वालों को वो विधि आती ही नहीं थी किस तरह से वो की जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी हटी तो जो बेहतरीन किस्म का कपड़ा था वो बनना यहाँ से बंद हो गया। अब उसकी जगह जो है यहाँ पे मोटे सूत वाले चीज़ें बनने लग गई। ठीक है, मोटे किस्म वाले सूत का वस्त्र बनने लगा, जो कि काफ़ी सस्ता होता था और ज़्यादा कीमती भी वो नहीं होता था, क्योंकि वो आसानी से बन जाता था, उसमें ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं होते थे। इससे जो है हथकरघों को बढ़ावा मिला, क्योंकि मोटे किस्म का कपड़ा जो है हथकरघों पर ही बनता था, यानी कि हाथ से बनाए जाते थे करघे जो होते थे। ठीक है, ये इस चीज़ में बढ़ावा मिला, क्योंकि मशीन फैक्ट्री जो थी वो सब यहाँ से हटा दी गई थी। 19वीं सदी के समय के आसपास में ये बदलाव हमें काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, जो कि मोटे सूत वाले वस्त्र की अधिक मात्रा का उपयोग होने लगा था, क्योंकि अंग्रेजी कपड़ों की बजाय जो है यहाँ पे गुणवत्ता गिर रही थी। लेकिन ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजी कपड़ा था वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सॉफ्ट भी हम कह सकते हैं, महंगा कपड़ा था, महंगे किस्म का। ऐसे ही यहाँ पे मोटे वस्त्र की और रुझान से बुनकरों की आय में कमी हो गई। क्यों? क्योंकि जब बारीक कपड़ा बनता था, महंगा बिकता था, तो शायद उनको थोड़ी बहुत इनकम होती होगी। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पे मोटा सूत या मोटा कपड़ा बनने लग गया, उससे क्या हुआ कि लोगों की जो इनकम थी वो कम हो गई, क्योंकि जो मोटे वस्त्र थे वो वस्त्र के मामले में कच्चे माल की जो कीमत होती थी वो उसकी कीमत अंतिम कीमत निर्धारित होती थी। ठीक है, बुनकरों को जो है इस कमाई पर ही गुजारा करना पड़ रहा था। अब जो है 1877 में आए अकाल से बुनकर की कृषकों पर और बुनकर इन दोनों पर ही काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि बुनकर अन्न खरीदने के लिए उसको ज़्यादा दाम चुकाने पड़ रहे थे, लेकिन उसकी इनकम काफ़ी कम थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टाइम पेट भर के खाना उनको मिल रहा था। बुनकरों की जो है अपनी उत्पादन हानि उठाकर इस सब चीज़ का मतलब इन्हें अपनी हानि उठाकर बेचने पड़ रहे थे, यानी कि जो भी कपड़ा था, बुनकर जो कपड़ा बनाता था उसको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट प्राप्त नहीं हो रहा था, वो सिर्फ ऐसे ही माल बनाया, बहुत कम दाम पे निकाल लिया गया कमाने खाने के लिए, बस सिर्फ भूखा पेट ना सोए इसलिए। साथ साथ ही यहाँ पर 1820 से लेके हम 1870 के बीच की बात करें तो यहाँ करघों की संख्या में बढ़ती हुई नज़र आती है। यहाँ पे जो है थोड़ा हमें चेंजिंग देखने को मिलता है। जो मोटा वस्त्र था, ठीक है, इसका जो है काफ़ी रुझान यहाँ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे तनाव की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा विस्तार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सस्ते और ज़्यादा आकर्षक जो जापानी सूत था उसने भी न केवल मिलों की बस्ती की जगह ले ली थी, बल्कि इसने हस्तकरघे जो होते हथकरघे इनको भी जो है काफ़ी हद तक भारतीय मिलों से प्रतियोगिता करने में मदद की। यानी इस चीज़ को जो है चाइना की जो कपड़ा था वो भी कंपटीशन देने लग गया। चाइना के कपड़े में जो हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से सिल्क का कपड़ा आता है। ठीक है, वो काफ़ी अच्छा होता था और चलता था, लेकिन यहाँ पे सिल्क का कपड़ा बाद में आता है, पहले यहाँ पे लोकल कपड़े ही आते हैं, पर क्वालिटी में थोड़े सस्ते और अच्छे। वहाँ जो है बुनकरों में यहाँ पे लुंगी और
खास तौर पर मद्रासी रुमाल का उत्पादन किया जाने लगा। अब ये जो है छोटे स्तर पर भी उत्पादन किया जा रहा था, जैसे कि रुमाल का हो गया, ये छोटे स्तर पर था, लघु उद्योग भी इसको हम कह सकते हैं। वस्त्र पहनने के तरीके में आए बदलाव से डिमांड यहाँ पे और ज़्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साड़ी की बढ़ती हुई मांग देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में ब्लाउज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, और इसके साथ साथ ही वस्त्र जो थे, जो लोग ब्राह्मण वस्त्र पहनते थे, उन लोगों का जो वस्त्र था उसका इस्तेमाल अन्य लोग भी करने लगे थे। ठीक है, तो इस चीज़ से जो ब्राह्मण के वस्त्र थे, लुंगी वगैरह जो थी, तो वो चीज़ का भी इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया। फिर बाद में आती है यहाँ पे रेशम की मांग, रेशम का जो कपड़ा था, ठीक है, यहाँ पे रेशम की मांग बढ़ती चली गई। इससे हस्तकरघा उद्योग को भी फिर से बढ़ावा मिला। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट इसका, जिसका नाम है पश्चिमी और मध्य भारत में निरुद्योगीकरण। तो यहाँ पे देखिए, अब तक जो है हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल समझ में आती है कि जब भारत में जितना भी वस्त्र आते थे, तो भारत जो है ब्रिटिश का निर्यातकी देश बना रहा। एक तरह से हम इसको मंडी भी कह सकते हैं। इससे जैसे हमें पता लगा स्थिति भारत की क्या हुई, इससे भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 1870 में जो है काफ़ी हद तक भारतीय मिल में भी अपना उत्पादन बढ़ा रही थी। यह पश्चिमी और मध्य भारत की बात की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। वैसे यहाँ पे भी हमें वही चीज़ देखने को मिलती है कि जितने बुनकर थे उनकी आय में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई। साथ साथ ही जो भारतीय हथकरघा जो था, हथकरघा उद्योग जितने भी थे, वो घरेलू मांग की पूरी तरह से पूर्ति करता रहा। यानी कि घरेलू मांग जितनी भी थी उस चीज़ का वो उद्योग पूरी तरीके से करता रहा। लेकिन यह कारण भी यहाँ पे दर्शाया जाता है कि भारतीय हथकरघा उद्योग की दशा में जो है लगातार गिरावट आती जा रही थी। यानी कि वही चीज़ है, यहाँ भी कुछ हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता है, यहाँ भी हमारे पतन की स्थिति देखने को मिलती है। अब जब जनसंख्या का जनसंख्या जब यहाँ पे करघों की संख्या कम होने लगी, तो उस पर जो आश्रित जनसंख्या थी उनका भी बोझ कम होने लगा। साथ साथ ही कपड़ा उत्पादन कम नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या का बोझ कम हुआ, कपड़ा उत्पादन कम नहीं हुआ। कपड़ा उत्पादन यहाँ पे चलता ही रहा कुछ हद तक जो है ये, लेकिन बड़ा भी, पर इतना ज़्यादा हम इसको नहीं कह सकते। पर लेकिन जब बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें डेवलप हुई, तो साथ साथ ही फ्लाई शटल नाम की एक चीज़ थी, उसको यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा। हथकरघे की जगह यहाँ पे फ्लाई शटल का प्रयोग किया जाने लगा। उससे जो है उत्पादन की प्रक्रिया में काफ़ी, एक तरह से छोटी बहुत तकनीक कह सकते हैं हम इसको, तकनीकी सहयोग यहाँ प्राप्त हमें देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहले पश्चिमी और मध्य भारत में देखने को हमें मिलता है। लेकिन इससे भी बुनकरों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि उससे माल तो ज़्यादा बनना आता, पर लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति पहले से उतने दाम में काम कर रहा था, तो वो उसी दाम में काम करता रहा। ठीक है, तो इससे उनकी बुनकरों की आय में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, साथ साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा निरुद्योगीकरण और रोजगार पर प्रभाव। 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योग में जो है रोजगार पर विषय माइकल टॉमी, जो कि एक चिंतक हैं, इन्होंने, लेखक भी हैं कह सकते हैं हम, इन्होंने एक लेख लिखा और 1790 से लेकर 1830 के बीच में इन्होंने ये चीज़ दर्शाया कि मध्य और अंत में जो है निरुद्योगीकरण के प्रभाव ज़्यादा घातक थे। यानी कि बीच में और लास्ट के टाइम में इसके प्रभाव कुछ इस तरीके से देखने को मिले, जिससे कि मतलब भारत का पतन ही होता चले गया, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस होती हुई चली गई। ऐसे ही कलकत्ता की बात करें तो वहाँ से जो भी निर्यात किया जा रहा था उसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, और यह निर्यात जो है लगभग 14 मिलियन रुपये से घटकर 1 मिलियन रुपया रह गया। इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, इतने लगभग अगर हम बात करें तो 95% यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। और ऐसे ही रोजगार में सबसे अधिक गिरावट जो है बंगाल के पूर्वी प्रांत में देखने को हमें मिलती है। लेकिन यदि वस्त्र निर्यात की क्षति को देखा जाए, जो भी वस्त्र का जो भी नुकसान हुआ, पतन हुआ, उसको देखा जाए तो यह कुल निर्यात का जो है 2/3 थी। ठीक है, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग इतनी थी, जो बहुत अधिक नहीं थी। ठीक है, और साथ साथ ही बुनकरों के पास जो है 2 विकल्प मौजूद थे। पहला ये कि वो रेशम की बुनाई करे, या फिर वो जो माल था बाहर से खरीदे, आयातित सूत, यानी कि जो बाहर से माल आता था सूत, उसको वो खरीदे और उसके ऊपर काम करे। उनके पास यही 2 पॉइंट रहे थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि रोजगार के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और अब तक यहाँ पे हमने चमड़े के बारे में नहीं पढ़ा, पर लेकिन यहाँ चमड़े को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। चमड़े के क्षेत्र की अगर बात करें तो जो चमड़े के जो श्रमिक थे उनका भी पतन हो रहा था। यहाँ पे उनका पहले थोड़ा बहुत फ़ायदा शायद देखने को मिलता है 1-2%, पर लेकिन
बाद की स्थिति में यहाँ पे उनका भी पतन देखने को मिलता है। साथ साथ ही जो शू फैक्ट्रियाँ बाद में लगाई गई, जूतों की जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई वो भी ब्रिटिश द्वारा ही लगाई गई थी। उनके आने की वजह से भी धीमे धीमे चमड़ा और साथ साथ ही श्रमिकों की जगह ये दोनों चीज़ लेती चली गई वो, ठीक है। वो फैक्ट्री चमड़े को भी ले गई, साथ साथ में जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनकी जगह को भी घेरती हुई चली गई। इसी तरह यहाँ मिट्टी के बर्तन, तेल निकालने वाले खाद्यान्न हो गए, इन सब के क्षेत्र में भी रोज़गार में कमी आ रही थी। यानी कि हम कोई सी भी फील्ड की बात कर ले तो रोज़गार पर इसका बुरा ही प्रभाव पड़ा, कोई अच्छा प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आता है निरुद्योगीकरण पर नवीन लेखन। इसके ऊपर जो नवीन लेखन किया गया वो क्या गया। अब जो हम बात करें नवीन लेखन में तो यहाँ पर आता है मोटे वस्त्र का उत्पादन। मोटे वस्त्र के उत्पादन की तरफ से जो है अधिक इसका रुझान था, जो कि गरीब जनसंख्या की पूर्ति के लिए स्थानीय बाजार में उपलब्ध था, ठीक है। यानी मोटा वस्त्र जो है गरीब व्यक्ति खरीद सकता था क्योंकि वो काफ़ी कम दाम में होता था और आसानी से बनाया जा सकता था। हस्तशिल्प उत्पादन के बने रहने से जो है इनके कारणों से नए ढंग से तराशने का काम मिला। अब यहाँ पे कुछ चिंतक हैं जैसे रॉय हो गए, हेंस हो गए, इन सब लोगों ने जो है कारीगरी उत्पादन क्षमता में ज़्यादा ये आदर्शवादी हमें नज़र आते हैं। ऐसे ही रॉय अपने कुछ विचार रखते हैं, ये 4 प्रतिक्रियाएं देते हैं और कहते हैं कि जो हथकरघा उत्पादन क्षेत्र को प्रभावित करती हैं उसके ऊपर अपने 4 विचार प्रस्तुत करते हैं। पहला इनका विचार है कि इनका कहना है कि उत्पादन उन क्षेत्र में विविधीकरण करते हैं जहां उन्हें मिल के उत्पादन के प्रतियोगिता का सामना ना करना पड़े या फिर पड़ता हो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उत्पादन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर उसके सामने कोई कंपटीशन देने वाला ना हो, प्रतियोगिता का सामना ना करना पड़े, उससे वो माल आसपास में मिलता ही ना हो। उससे क्या होगा कि उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, उसकी सेल ज़्यादा होगी। साथ साथ दूसरी लाइन ये कहते हैं कि समय के साथ साथ जो है बुनकरों के बीच जो है असमानता आती है और कुछ बुनकर जो है इसका भी लाभ उठा लेते हैं या फिर वो उठाते हैं, ठीक है। एक ही बात है वैसे। और तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि बुनाई उन शहरी केंद्रों का केंद्रीकरण बढ़ता है जहां उत्पादन की विधियां ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा अग्रणी होती है। यानी कि गाँव के क्षेत्र से अगर हम बात करें तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र को ज़्यादा ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्र में चीज़ें ज़्यादा जाती हैं या फिर ज़्यादा बनाई जाती है, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ बात करें तकनीकी की तो तकनीकी विकास में यहाँ पे हथकरघा क्षेत्र को यहाँ प्रभावित करती है। फ्लाई शटल जैसी चीज़ें भी बाद में आ गई थी, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत यहाँ पे इसको प्रभावित करती हुई नज़र आती हैं। ऐसे ही रॉय अपने विचार देते हैं कि 20वीं सदी के दौरान दक्षिण और पश्चिमी भारत में हथकरघी फैक्ट्रियों को काफ़ी बढ़ावा मिला। व्यापक उत्पादन क्षमता और व्यापार भी दक्षिण भारत में इन चीज़ का विकास हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में जो है करघे को ज़्यादा महत्व तो दी जाती थी, जो सामान करघे पे बनता था, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में फैशन आया था, नया नया फैशन चला था, इसलिए ये ज़्यादा ही डिमांड में था, हम माल कह सकते हैं, ठीक है। करघे के बने डिजाइन जिनमें मुख्य रूप से बॉर्डर वाले वस्त्र लोकप्रिय थे, जैसे आपने साड़ी वगैरह देखी उसमें अलग तरह से बॉर्डर होता था, अब धागे का देख लीजिए या फिर अलग तरीके से लगाया गया, ठीक है। तो उस तरह के वहाँ पे वो उस समय नया ही माल था जो कि उस समय बन के आया था, तो इसलिए उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन मिलों के माध्यम से अगर हम गणना करें तो यहाँ पे सूती कपड़े, प्रिंट वाले कपड़े, इन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता था, यानी प्रिंट के कपड़े भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और रॉय साथ साथ ये भी बताते हैं कि 20वीं शताब्दी में भारत और चीन में हथकरघों का उत्पादन 30% बढ़ा। इससे भी हम कह सकते हैं कि चीन को ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा, ठीक है। हथकरघा उद्योग यहाँ पे बना रहा क्योंकि सजावटी और जो चीज़ें बनाई जाती थी वो काफ़ी महंगे उत्पादनों की भी होती थी और साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो सस्ती भी होती थी, ठीक है। तो फिलहाल इसके अंदर इतना ही है नवीन लेखन के अंदर, बाकी अगर हम पढ़ें तो बहुत चीज़ छूट भी जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है हमारा। और लेकिन हाँ, इसमें एक टॉपिक और है, इसको और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हस्तशिल्प उद्योग का तो इसको छोटा सा जान लेते हैं। हस्तशिल्प उद्योग को जो है गरीबों के गरीब का उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है कम आय स्वीकार करके अपने आप को बचा नहीं सकते, ठीक है। यानी कि कम पैसे में करने को राज़ी हो जाते हैं मज़दूर क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, इस वजह से। साथ साथ ही इससे क्या होता है कि पतन की स्थिति होती चली जाती है, ये एक तरह से गड्ढे में चले जाते हैं। और साथ साथ में निम्न उत्पादन वाले श्रमिकों की संख्या में लगातार एक कमी होती रहती है। गलत व्याख्या करके उसे हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण मान लिया जाता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि ऐसे तकनीकी परिवर्तन भी हो रहे हैं जिन्होंने उत्पादन बढ़ाने में सहायता की,
जैसे फ्लाई शटल का उपयोग हमें देखने को मिलता है, जिससे उत्पादन क्षमता में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है बाद में। लेकिन यहाँ पे पीतल के बर्तन बनाने वाले चीज़ें देखने को मिलती है, चादर पॉलिश करने वाले का आविष्कार देखने को मिलता है, ठीक है। तारों की चादर बनाने के, इन सब में शक्ति का प्रयोग होना, साथ साथ ही वनस्पति रंग यानी प्राकृतिक रंग, मशीनें लगाना और वस्त्रों का बनाना, ये सब चीज़ें हमें काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे विकास हुआ। लेकिन ये बात की बात है, पहले में हमें चीज़ें नहीं देखने को मिलती, ठीक है गाइस। और इसके साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है तो बताइएगा ज़रूर कि कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक लगती है तो सही है, नहीं तो हम फिर पहले वाले तरीके से ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उस तरीके से वीडियो बनाने में कुछ नहीं तो 10 से 12 दिन लगते हैं एक वीडियो बनाने में, क्योंकि पहले पढ़ना पड़ता है मुझे, उसके बाद MS वर्ड में लिखना पड़ता है, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो भी 1 हफ्ता लग ही जाता है एक वीडियो आने में, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी आप बताइए, आपकी इच्छा जैसी आपको सही लगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।